नमस्कार। मैं आप सभी का संकल्प फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में एक 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ संकल्प फाउंडेशन पिछले 12 सालों से महात्मा गांधी जी के गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के शिवा भावे जीव सेवा इस तत्व से हमारा एनजीओ काम कर रहा है। पिछले 12 सालों में रूरल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इसके अलावा एनवायरमेंट एजुकेशन, हाँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट और हेल्थ, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया हमारे एनजीओ के माध्यम से। इस 12 सालों में हमें जो समाज के लिए सेवा करने का मौका मिला, तो हमें उससे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें एक छोटा सा निमित्त बनाकर भगवान ने एक कार्य में जुड़ा दिया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पर शेयर करना। अर्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान कोविड समय जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद है, तो हमने अगस्त 2020 से लेके 2022 तक अलग अलग वेबिनार का आयोजन किया ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाया, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि किसानों का उसका फायदा हो सके। इसके अलावा हमने उस समय बहुत लोग ज्यादा कोरोना के समय स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे मोबाइल का स्क्रीन हो, टीवी का स्क्रीन हो, कंप्यूटर का स्क्रीन हो, तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन के माध्यम से वर्कशॉप लिए। इसके अलावा हमारे सबके पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने एक्सपर्ट को बुलाया और उनका उस सब्जेक्ट के ऊपर उनका वेबिनार लिया। ऐसे सब करते हुए हमें ऐसे महसूस हुआ कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर सकते कि ताकि जिसमें संवाद ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो हमने बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ बात किया, हमारे एनजीओ के डायरेक्टर्स ने, और ऐसे तय किया कि हम
संवाद सारथी इस वेबिनार का शुरुआत करते हैं। इस वेबिनार का शुरू करने का सबसे अ, अच्छा मकसद था कि जो भी डिफरेंट लेबल विकलांग लोग हैं उनके चरित्र के बारे में जानना, क्योंकि हमने जब चर्चाएं की और अभ्यास किया तो ऐसे पता चला कि जो भी विकलांग या डिफरेंट लेबल लोग हैं उनको हमेशा उनके लाइफ में रोज बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं। तो अपने लाइफ में जो भी कमी है उसे ढूंढ कर वो उसके ऊपर कैसे हावी होते हैं। दूसरी चीज वो अपने लाइफ का बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और जब भी वो अपना रोज का जीना जीते हैं, मतलब उनका एजुकेशन हो, उनका करियर हो, उनका जो भी कुछ सोशल एक्टिविटीज हो, इसमें वो अपने आप को कैसे सिद्ध कर पाते हैं। अपने जो भी कलीग्स है उनके साथ मिलकर, कभी कभी उनके साथ या कभी कभी उनके आगे बढ़कर अपने आप को अपने पोजीशन पे ठान लेते हैं। तो ये सारी एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, इसको जानने के लिए हमने संवाद सारथी वेबिनार श्रृंखला का शुरुआत किया 15 अगस्त 2022 को। मुझे बताने में खुशी होगी कि आज तक 145 वेबिनार्स हुए। आज हम 146 वेबिनार में हैं। और हमें इसमें जितने भी महानुभाव आए उन सभी का जो उनके फील्ड का एक्सपीरियंस है वो मास्टर ब्लास्टर ही थे। जिसमें उनका जो भी सब्जेक्ट हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कोई सोशल सर्विस में। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर लोग मिले। उनसे हमें हर बार नई चीज सुनने को मिली, सीखने को मिली। और ये सब करते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि महाराष्ट्र राज्य के 36 में से 30 जिलों में हमारा ये प्रोग्राम में सारे महानुभाव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाहर कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, जो आज हमसे जुड़े राजीव सर। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और गोवा, इस राज्य से भी महानुभाव हमसे जुड़े। तो हमारा मकसद यही है टू एक्सपांड दिस वर्क। और इसका अ, ये तो पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं कि ये सम्मेलन है, गैदरिंग ऑफ पीपल्स है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके लोगों का कार्य किस क्षेत्र में, वो उनका अनुभव क्या है। ये हमें जब पता चलेगा और दूसरों को पता चलेगा तो इससे समाज के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा कि हमें भी कैसे जीना है, कैसे प्रेरणा लेना है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के स्पीकर राजीव जी, इनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर जुड़े अशोक भांसे सर, अनुराधा मैम, इनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनीता मैम। Thank you, sir. Thank you. Good evening, one and all. Samvad Sarthi, Pushpa 146. Samvad Sarthi web dialogue session organized by Sankalpa Foundation. We have received the 146 Pushpa for the web dialogue session Samvad Sarthi. Respected guest Rajiv Raturi sir, a strategic advisor of Saksham Trust, New Delhi, who has overcome his disability and created a unique place in the industrial and social service sector. Honorable Raturi sir has worked in the corporate sector in India and Kenya also for 70 years and moved to the social sector. He now has over 22 years of work experience in the social and development sector with disability rights as his core area of work. Honorable Raturi sir is recipient of the Limca Book of Record Person of the Year Award 2016. The National Award for Empowerment of Person with Disability in 2019.
and the Fight for Justice Award in 2024. Our honorable guest served on the board of several NGOs and his strategic advisor with Saksham Trust and work toward digital empowerment of person with disabilities. Our honorable guest Dr. our honorable guest Rajiv Raturi sir will interact with us on the topic of my fight for justice. So let us also participate in the web dialogue initiative Samvad Sarthi of Sankalpa Foundation and gain energy to overcome obstacle and move forward. Over to Vishal sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता मैम। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के वक्ता राजीव जी रातुरी सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें उनका जो भी आज तक का जीवन का जर्नी है उसके बारे में बातें साझा करें, ताकि हमें ही नहीं, ये सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिले। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जीवन का परिचय हमें करवा दें। आपका जीवन परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसमें से कुछ तो भी आज सुनकर उस हमारा भी एनर्जी लेवल बढ़ा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विशाल जी। और सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ संकल्प फाउंडेशन को इस वेब सीरीज को ऑर्गेनाइज करने में, एंड आई एम privileged and very proud to be the 146th speaker in this web series. धन्यवाद कि आपने मुझे केपेबल समझा इस वेब सीरीज में इनवाइट करने के लिए। तो जैसे सर ने बताया, मेरा नाम राजीव रतूरी है, मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, और मैं आई एम अ 65-year-old मैन एंड स्टिल वर्किंग एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग विद माय वर्क। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में मैंने ज्वाइन किया। 17 साल मैंने काम किया। बहुत साल मैंने ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार वगैरह में काम किया। एंड देन आई मूव टू अफ्रीका, आई मूव टू केनिया, जहाँ पे मैं एक फैक्ट्री में प्रॉफिट सेंटर हेड था। और वहाँ पे एक मेरे साथ बहुत एक माइंडलेस एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ। मैं अपनी फैक्ट्री में जा रहा था और मेरी कार को आर्म्ड गनमैन ने एम्बुश किया और मुझे गोली मारी, और वो गोली मेरे आंख से जाके मेरे गाल से निकली, एंड इन द प्रोसेस आई लॉस्ट माय विजन, लॉट ऑफ डैमेज इन दी अदर आई। तो माय फेस वाज कंप्लीटली ब्रूटलाइज्ड, जिसको बोलते हैं। और लेकिन मैंने स्ट्रेंजली मुझे मैं होश में रहा इतनी ग्रीवियस इंजरी सफर करने के बाद, और मैंने इमीडिएटली अपने ड्राइवर को बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, और वो मुझे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा। एंड बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि एक तरफ तो आई वॉज ग्रीवियसली इंजर्ड, आई वॉज बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल, और मेरे दिमाग में एक बात आई कि विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और बड़ी स्ट्रेंजली मेरे दिमाग में बार बार बात आई कि गांधी जी को भी गोली लगी थी, और गांधी जी ने राम राम बोला था, और मैं राम राम चांट करने लग जाता था। और राम राम चांट करते करते फिर मैं बेहोश हो जाता था, और गाड़ी फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जंप करती थी तो मुझे फिर होश आ जाता था, और मैं फिर बोलता था कि गांधी जी को भी गोली लगी थी और वो राम राम कह रहे थे। तो मैं फिर राम राम चांट करने लग जाता था, फिर मैं बेहोश हो जाता था, और फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी कूदती थी तो फिर मुझे होश आ जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा जब तक मैं हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा। तो हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो फॉर्चुनेटली फॉर मी हॉस्पिटल को एक एक्सीडेंट का केस आने वाला था, और वो रेडी थे, और वो उस पर्सन की जगह मैं पहुंच गया। और
they thought कि I was the victim of the car accident, but I was a victim of a bullet injury. और सब डॉक्टर में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रेडी थे सब कुछ, आई वाज टेकन टू दी ओटी और मेरा इमीडिएटली सर्जरी, लाइफ सेविंग सर्जरी शुरू की। तो मैं कॉन्शियस भी था जब डॉक्टर्स मेरे पास आए। मैंने उनको बोला कि आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड आई हैव ब्लड प्रेशर इन माय फैमिली। ये सब मैंने बता के फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। फिर सर्जरी के बाद जब मैं बाहर आया तो लगभग एक हफ्ते मुझे वहीं केन्या में ही हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा। उसके बाद मुझे लंदन शिफ्ट कर दिया था बिकॉज आई वाज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और उस क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे लंदन ले जाया गया और आई वाज देयर फॉर 2 मंथ्स इन द हॉस्पिटल। और आई रिकवर्ड miraculously. I recovered. There is a piece of the bullet which is still lodged 1 millimeter below my brain, but डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, ये सैनिटाइज हो गया है। तो इतनी ग्रीवस इंजरी के बाद मैं समझ नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या और मैं आगे कैसे अपनी जिंदगी बताऊंगा। एंड ये इंसिडेंट हैपेंड व्हेन आई वाज रफली अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। 40 साल तक मैंने एक नॉर्मल लाइफ लीड करी। मैं देख सकता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल, आई यूज्ड टू मूव अराउंड। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अब आगे क्या करूंगा। और डिप्रेशन भी होता था। एनीवे 2 महीना मेरा लंदन में जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, फिर मैं वापस इंडिया घर आया। और मैं लगभग 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, घर में था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत दुखी हो गए थे, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत दुखी थे। मेरा एक बेटा था उस समय 10 साल का। माय वाइफ वाज, एवरीबडी गॉट डिस्टर्ब। मतलब इतना सीरियस इंसिडेंट हो गया था घर में। एंड डॉक्टर्स मुझे बोलते थे दैट लिविंग लूजिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइक डाइंग। अगर आप इन अ वे तो ये सब करते हो तो घर में चिंता करते थे लोग कि अब ये क्या करेगा। तो माँ बाप सोचते थे कि इसके लिए एक दुकान कर लेते हैं। बहनें बोलती थी कि तुम घर में रहो, हम तुमको महीना महीना पैसा भेज देंगे, तुम कुछ करो, तुम बाहर मत जाओ। तो ऐसे लगभग 1 साल बीता। और उस बीच में इंडिया में भी जसलोक में मेरी कुछ सर्जरीज हुई थी, जसलोक इन बॉम्बे। एनीवे उसके बाद मैं वापस आया तो मेरी वाइफ ने एक बोर्डिंग स्कूल में जॉब करी और मैं करीब 6 महीना वहाँ रहा। वो तो चली जाती थी और बेटा स्कूल चला जाता था और मैं घर में रहता था। मैं सोचता था कि मैं आगे क्या करूँ। मैं यूज टू बी स्लीपिंग, पर वो भी जरूरी था मेरे लिए बिकॉज मेरी बॉडी तब हील कर रही थी। कभी मैं सोचता हूँ कि वो जो 6 महीने 8 महीने मैंने कुछ नहीं किया, बस सोता रहता था, वो मेरी बॉडी के लिए एक हीलिंग थी। और अ, खैर वो हीलिंग भी मैं कब तक करता। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब कुछ तो करना है। और एक फ्रेंड की हेल्प से मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में कंप्यूटर्स का कोर्स करना सीखा। दिस वाज रफली मेरे एक्सीडेंट के 2 साल बाद। और मैंने रिक्वेस्ट किया नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड को कि मुझे एक क्रैश कोर्स करवा दीजिए, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे एक क्रैश कोर्स किया। और मैं 1 महीना जो मेरा कोर्स था, मैं एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का जो बच्चों का हॉस्टल था बाहर आ, इसलिए कि मैं बच्चों से सीखूं कि ये लोग कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये ब्लाइंड बच्चे कैसे, हाउ दे मूव अहेड इन लाइफ ऑन डे टू डे बेसिस। और मैंने बहुत कुछ सीखा उन बच्चों से। कैसे इंडिपेंडेंटली वो इधर से उधर चले जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, मैथ के स्कूल में जाते थे। तो उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी और एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे वापस एक कंपनी में नौकरी मिली एज अ कंसल्टेंट। लेकिन वो एक नाम कंसल्टेंट का था, लेकिन अ, बहुत कुछ नहीं था, सैलरी भी कुछ नहीं थी। बट मैंने सोचा नहीं, मुझे तो काम करना ही है। 2 महीने तक मैं उस कंपनी में स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या काम करूंगा। और फिर मैं एमडी के पास गया और मैंने बोला कि सर, देयर इज नथिंग आई कैन डू हियर, तो मुझे वापस घर जाना है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखिए, हमारा एक कॉल सेंटर है, आप उस कॉल सेंटर में जाके देखिए अगर आप कुछ कर सकते हैं। और मैं वो कॉल सेंटर में गया और मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एजेंट की कॉल मॉनिटरिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह, वो सब मैंने किया। और लगभग 2 साल में उस कंपनी में रहा।
पर मैं आई वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं था मैं, क्योंकि ये लगभग 2002 2003 की बात होगी। उस समय डिसेबल लोगों को ज़्यादा तक रोजगार नहीं मिल पाता था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंसिटिविटी लेवल थी वो नहीं थी। और मुझे अजीब सा लगता था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में ही काम करूंगा। और मैंने फिर डिसेबिलिटी सेक्टर ज्वाइन किया। जावेद अबीदी एक माननीय डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट थे, उनके साथ मैंने काम किया। और फिर उसके बाद मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में, जो कि एक लॉयर्स का एनजीओ था, नेशनल नेटवर्क ऑफ सोशली माइंडेड लॉयर्स। और काफी साल तक मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में, वहाँ पे मैं डिसेबिलिटी राइट्स का मैंने इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। और एक नेटवर्क जो था हमारा, लगभग 23 राज्यों में हमारे दफ्तर हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे। उनके माध्यम से मैंने विकलांग व्यक्तियों के साथ जुड़ के जो डीपीओ मूवमेंट्स हो रहे थे स्टेट्स में, उनके लिए लिटिगेशंस करवाए। उनको हम लोग लीगल एड देते थे, लीगल काउंसलिंग करते थे। और हमने काफी पिटिशंस फाइल किए हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, एक्सेसिबिलिटी पे लेके, एम्प्लॉयमेंट पे लेके, पेंशन्स पे लेके, बहुत सारे। और हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो जो 1995 का कानून था, वो तो हालांकि इट वाज एक साधारण नॉर्मल सा वीक लॉ बोलते थे हम उसके, दिस वीक लॉ। लेकिन जो हमको जजमेंट्स मिले कोर्ट से, वो उसने उस लॉ को बड़ा स्ट्रांग बना दिया। तो ऐसे ही मैं पूरे राज्यों में जाता था, और जितने भी एनजीओ थे, जो डिसेबिलिटी के मूवमेंट्स थे, खास तौर से जो ग्रास रूट्स रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल विद डिसेबिलिटीज के मूवमेंट शुरू हुए थे 2006 से 2007 से, उनके साथ जुड़ गया। क्योंकि उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ड्राफ्टिंग हो रहा था। और वो जो कन्वेंशन था वो कहता था कि आपको विकलांग व्यक्तियों की, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की को पूरी भागीदारी देनी पड़ेगी, डीपीओ मूवमेंट्स। तो उसके चलते हुए राज्यों में ग्रास रूट्स डीपीओ के मूवमेंट शुरू हुए। राष्ट्रीय स्तर पे तो डीपीओ मूवमेंट्स थे, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ था, परिवार था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट्स कॉन्फेडरेशन। पर राज्यों में जो मूवमेंट शुरू हुए, उनके साथ मैं जुड़ गया। और अपने लॉयर्स के नेटवर्क के थ्रू हमने उनको फिर नए कानून के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में एजुकेट किया, उनको सपोर्ट किया पिटिशंस ड्राफ्ट करने में, मैटर्स को कोर्ट्स में लेके गए। और ये लगभग मैंने 14-15 साल तक किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज भी जो मैं काम कर रहा हूँ, वो ग्रास रूट्स डिसेबल्ड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। डिजिटल एम्पावरमेंट का काम कर रहा हूँ। जैसे कि आज टेक्नोलॉजी लेके ब्लाइंड लोगों की जिंदगी बहुत बदल गई है। मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ अपने लैपटॉप के थ्रू। मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, मेरे फोन में सॉफ्टवेयर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो आज से 10 साल पहले नहीं कर सकता था। मैं अपने फोन के माध्यम से एक ब्लूटूथ कीबोर्ड में लगा के मैसेजेस टाइप कर सकता हूँ, ईमेल लिख सकता हूँ, चिट्ठियां लिख सकता हूँ, किताबें पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन लाइब्रेरी में जाके। तो बहुत कुछ हम लोग कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। और हमारा कोशिश ये है, सक्षम जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, कि हम ये टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराएं टू द लास्ट ब्लाइंड पर्सन इन द स्टेट। तो हम झारखंड में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम नेटवर्क्स बना रहे हैं। हम पहले कुछ आइडेंटिफाइड ब्लाइंड लोगों को दिल्ली बुलाते हैं, आईआईटी में ट्रेनिंग करवाते हैं, और फिर वो वापस स्टेट्स में जाके वो स्टेट्स में ट्रेनिंग करते हैं। और हम एक नेटवर्क बनाते हैं। तो लगभग 2 साल में हमने छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में मिला के, नहीं भी है तो 2000 ब्लाइंड लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने से ही सब कुछ नहीं होगा, जब तक उस बच्चे के हाथ में डिवाइस नहीं होगा। तो डिवाइसेस के लिए फिर हम सीएसआर के माध्यम से, फिलांथ्रोपिस्ट के माध्यम से, सरकार की एज एंड अप्लायंसेस की स्कीम के माध्यम से
कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इनके हाथों में कुछ डिवाइस आए, चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो। तो ये हमारा कोशिश रहता है। अ, अ, विशाल जी ने बोला था कि आप अपने चरित्र के बारे में फोकस कीजिएगा। तो आई रियली डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट चरित्र, बट जो भी मैं करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। और मुझे अब मेरे काम में भी मुझे सम्मान मिला है। मुझे जैसे कि अनीता मैरिज ने बताया, अवार्ड्स मिले हैं राष्ट्र प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, रिकग्निशन भी मिला है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिला है। मैंने नॉट ओनली इन इंडिया बट एशिया पैसिफिक रीजन के डीपीओज के साथ भी मिलके काम किया है कि कैसे अपने आप अधिकारों को मॉनिटर करो, आप रिपोर्ट्स कैसे बना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मॉनिटरिंग बॉडीज हैं उनको अपने मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स बताओ। और मैंने उस स्तर पे भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बॉडीज पे, संयुक्त राष्ट्र ने वगैरह ऑन पैरवी करी है कि यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कंट्रीज में, खास तौर से। और ज्यादातर हमने वी हैव वर्क विद ग्रास रूट्स डीपीओ। बीच में कुछ समय तक मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में स्पेशल मॉनिटर भी था डिसेबिलिटी पे। और मैंने वो टेन्योर, हालांकि वो कोविड के समय हो गया था तो बहुत कुछ समय मेरा ट्रैवल नहीं कर पाया। अब जो 7-8 महीने में ट्रैवल कर सका इस पोजीशन में, तो मैं राज्यों में जाके जो संस्थाएं हैं, ऑर्फन, डेस्टिट्यूट और अबैंडन्ड पीपल विद डिसेबिलिटीज की, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। हर स्टेट में ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे अबैंडन, जो जिनके माँ बाप जिन बच्चों को गरीबी से परेशान होके सर्विसेज की कारण से की, और बच्चे की जो सिवियर डिसेबिलिटी है उसके चलते हुए उसकी देखभाल नहीं कर पाते, तो रेलवे स्टेशन पे आके बच्चों को छोड़ देते हैं। फिर पुलिस इनको उठाती है, फिर ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है कि भाई ये तो विकलांग बच्चा है, तो फिर इनको होम्स फॉर डेस्टिट्यूट और डिसेबल्ड को भेज देते हैं, जहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। इस पे भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाला हुआ है कि आप कंडीशंस इंप्रूव कीजिए। दिल्ली में एक आशा किरण होम है, उसके बारे में तो काफी आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे कैपेसिटी है रहने की 300-400 लोगों की, लेकिन रहते हैं करीब 1200 प्लस। और यही सिचुएशन दिल्ली में नहीं है, ये सभी राज्यों में है। कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, बॉम्बे में भी ये, महाराष्ट्र में भी ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने हैंडल किया हुआ। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे हमने काम किया है कि अ, कैसे वी कैन रीच आउट, और कैसे जो गरीब, डेस्टिट्यूट और विकलांग व्यक्ति हैं जिनके कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको किस तरह का सपोर्ट दिया जाए। अ, विकलांगता जो है वो गरीबी से भी जुड़ी हुई है। अगर आप गरीब हैं तो आप विकलांग होने के चांसेस भी ज़्यादा है, और अगर आप विकलांग हैं तो निश्चय ही आप गरीब भी हैं। तो इस पैराडाइम को कैसे तोड़ा जाए डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी लेके, और इसका एक ही हल है कि आप एनकरेज कीजिए डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट्स को। जो ग्रामीण स्तर पे जो विकलांग समूह बने हुए हैं उनको आप कैसे कैपेसिटी बन सकते हैं, क्योंकि मैं हर समय बोलता हूँ कि देखो, एक आदमी की आवाज़ नहीं है, पर अगर हम एक समूह बन सकते हैं तो हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो ये है, काफ़ी हमने केसेस किए थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक और केस जो मैंने 2005 में फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, एक्सेसिबिलिटी को लेके, कि हमारे जो यातायात सिस्टम है, हमारी जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, जो हमारी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से एक्सेसिबल नहीं है, बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, व्हीलचेयर वाले को तकलीफ होती है बिल्डिंग में जाने में, वेब एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आजकल तरह तरह के ऐप्स आ रहे हैं, जोमेटो और क्या क्या ऐप्स नहीं आ गए, आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है डिसेबल्ड लोगों के, खासतौर से ब्लाइंड पीपल के लिए। तो इसको लेके भी एक तो ये सारे मुद्दे हमने उठाए थे। 2005 में मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, 19 साल लगा इसको कोर्ट में। और फाइनली लास्ट ईयर जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जब उनका आखिरी दिन था बिफोर हैंडिंग ओवर हिज चीफ जस्टिसशिप, बिफोर हिज रिटायरमेंट, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन जजमेंट पास किया है, जिसके चलते हुए अब काफी सरकार एक्सेसिबिलिटी पे जोर दे रही है। नए रूल्स फ्रेम हो रहे हैं विच आर लीगली बाइंडिंग। तो बदलाव आना चाहिए। वी आर अ ह्यूज कंट्री,
और बदलाव में समय लगता है, पर शुरुआत तो की है। केसेस में मैं ये भी हाईलाइट करूंगा कि जो एक राइट टू वोट का मुद्दा है, ये भी हमने 2004 में उठाया था। तो पहले हमने बॉम्बे में हाई कोर्ट में ये फाइल किया था, महाराष्ट्र में। और उसमें हमने बोला था कि ब्लाइंड लोग को कैसे वोट करेंगे, वो तो किसी पर डिपेंड करते हैं वोट करने के लिए, तो आप कम से कम ब्रेल बैलेट पेपर्स तो बनाइए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक 2004 की बात होगी, एक बहुत बढ़िया जजमेंट पास किया कि आप ब्रेल बैलेट पेपर्स प्रोवाइड कीजिए, और एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था थाने डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पोलिंग स्टेशन में ब्रेल में बैलेट पेपर दिया गया था। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठाया, 2005 में सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। बॉम्बे का पिटिशन भी फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके चलते हुए आप देखिए कितना बदलाव आया है राइट टू वोट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तो एक विकलांग पर्सन को, जो हमारी क्लिक थी, उसको एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बदलाव आया है जब कोर्ट्स के अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, जब एग्जीक्यूटिव काम करती है, और जब डीपीओ मूवमेंट्स, जो ग्रास रूट्स डीपीओ मूवमेंट्स हैं, वो भी इसमें जुड़े रहते हैं। तो दिस वाज इट। और अ, तो ये है। एंड मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डिजिटल एम्पावरमेंट में काम कर रहा हूँ। तो आई एम 65 ईयर ओल्ड टुडे, एंड स्टिल वांट, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 5 years। अच्छा लगता है मुझे, आई फील वेरी सेटिस्फाइड। मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो 17 साल में कॉर्पोरेट में था, शायद मुझे इतनी ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं थी जो मुझे आज मिलती है। दैट आई हैव बीन एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज। करना, बहुत कुछ करना बाकी है, पर थोड़ा बहुत कोशिश की है कि कैसे हम लोग अपने को एम्पावर कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपने को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एंड आई बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें। विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू राजीव जी। जैसे कि आपने कहा कि बिफोर योर एक्सीडेंट you are a normal person, and now you are, after your accident, you are working for the differently able disability sector services। तो सर आपके पूरे लाइफ में, आपके फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल टुडे, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट? मतलब जब आप नॉर्मल थे और अभी आप जब डिफरेंटली एबल हो, तो इसमें सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके जीवन में कौन सी? So before my accident, there were a lot of happy moments for me, which so many happy moments because life was good. Uh, I was doing well professionally, and सभी अच्छे हैप्पी मोमेंट्स थे। बट एक्सीडेंट के बाद आई वुड से, जो जो जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे मिलती है, दैट्स वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, क्योंकि मैं अपने एक्सीडेंट के, अपने ग्रीवियस एक्सीडेंट के बाद 2 साल के अंदर ही काम पे चला गया था। सो लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क मी कि कैसे आप 2 साल के अंदर आप कैसे काम करने शुरू कर दिया, आपने क्या, आपने क्या शक्ति थी, आपने कैसे ये शुरू किया। तो मैं बोलता था कि मेरे को ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। ऐसा कुछ जो लोग कहते हैं कि कोई शक्ति आ जाती है विकलांगता के चलते, ऐसी कोई शक्ति नहीं आई मुझे। इट वॉज जस्ट अ डिजायर, इट वॉज अ डिजायर टू वर्क, अ डिजायर कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखूं, अ डिजायर टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। और ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। हाँ, शक्ति ये है कि मेरी हियरिंग एबिलिटी सडनली बढ़ गई है। अब मैं जब ऑफिस ऑफिस जाता हूँ गाड़ी में, तो मुझे गाड़ी के छोटे छोटे आवाज भी आ जाते हैं जो मेरे ड्राइवर को नहीं होते। तो मैंने कीप ऑन टेलिंग हिम, ये क्या आवाज आ रही है, ये क्या आवाज आ रही है। तो ये है, माई सेंस ऑफ हियरिंग हैज इम्प्रूव्ड। ऑफ कोर्स प्रॉब्ली माई ड्राइवर इज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट, पर ये है कि हाँ, माई सेंस ऑफ हियरिंग आई सर्टनली फील हैज इम्प्रूव्ड। व्हाट आई हैव लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ साइट, वो तो शायद कभी मेकअप नहीं कर पाएंगे, बट आई हैव बीन एबल टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, और मैं आगे अपनी आगे बढ़ पाया।
सो आई थिंक दैट वुड बी अ हैप्पी मोमेंट कि मैं कुछ कर पाया। और मैं घर में रह के जो मेरे बहन लोग कहते थे कि हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम घर में रहो, मेरे माँ बाप बोलते थे कि हम तेरे लिए दुकान कर देते हैं, तुम दुकान करना। तो आई एम हैप्पी कि वो सब नहीं करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एंड आई हैव बीन एबल टू वर्क विद अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज। यस विशाल जी। सर, अपोजिट टू इट, व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट और बैड मोमेंट इन योर लाइफ कि जो आपको आज भी बहुत पेनफुल होता है कि दैट मोमेंट इन इन लाइफ इज अ वेरी पेनफुल? वेल certainly my my accident has been a very very painful moment in my life because एक वो एक क्षण में मेरी जिंदगी बदल गई। तो दैट हैज बीन अ वेरी पेनफुल मोमेंट, बट मैंने उस पेनफुल मोमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। एंड माय स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन कि चलो हो गया तो हो गया, आगे तो बढ़ रही है। आई मिस नॉट बीइंग एबल टू सी, और खास तौर से 40 साल की उम्र तक तो मैंने सब कुछ देखा है। आई हैव ट्रैवल, आई हैव सब कुछ देखा है। पिक्चरें जाता था, किताबें पढ़ता था, ट्रैवल करता था। आई यूज टू लाइक गोइंग फॉर यू नो जंगल सफारीज। अब वो सब तो नहीं है, पर किस हद तक मैं उसको मेकअप कर सकता हूँ वो मैंने किया है। जैसे मैं किताबों को पढ़ने का शौक मुझे अभी भी है। पहले मैं पेपरबैक्स पढ़ता था, मैं अपने कंप्यूटर में किताबें पढ़ता हूँ। आजकल तो किताबें ईपब में मिलती हैं, एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में मिलती हैं। मैंने ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई है और मैं किताबें पढ़ता हूँ, सो आई डू दैट। मैं पिक्चरें भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ। ऑफ कोर्स आजकल तो फॉर ब्लाइंड पीपल पिक्चरों में ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी आने लगा है, पर उसमें मुझे ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि मैंने 40 साल तक तो नॉर्मल पिक्चर देखी है ना। तो अब एक ऑडियो वाली पिक्चर मुझे ज्यादा जमती नहीं। बट आई लाइक टू वॉच मूवी जिसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। और आजकल की जो आधुनिक पिक्चरें हैं जिसमें बैंड बाजा तमाशा हल्ला गुल्ला, वो मुझे पसंद है। आई लाइक मूवीज विद अ लॉट ऑफ डायलॉग। आई वॉच मूवीज, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं अमेजोन देखता हूँ। आई रीड बुक्स, आई ट्रैवल, आई गो ऑन हॉलीडेज। माई वाइफ हैज बीन अ बिग सपोर्ट, बिग कंपेनियन। तो जो मैं खुद नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों की आंखों से देखता हूँ। और मैं रिलेट करता हूँ हर चीज, क्योंकि मैंने सब देखा हुआ है। 40 साल तक तो मैं साइटेड था, तो मैं सब कुछ रिलेट कर पाता हूँ। अनलाइक अ ब्लाइंड पर्सन हु इज बॉर्न ब्लाइंड, जिसने कुछ देखा नहीं है, तो मेरी सिचुएशन फर्क है उनसे। और आई वुड से कि मैं अनफॉर्चुनेट कि कम से कम 40 साल की उम्र तक मैंने ट्रैवल किया है। एंड आई एक चीज और भी आई वांट टू शेयर विद यू कि आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने पूरा भारतवर्ष घूम लिया है। मैं हर स्टेट में गया हूँ, छोटे छोटे गाँव में गया हूँ। मेरे एक्सीडेंट से पहले और मेरे एक्सीडेंट के बाद भी मैंने बहुत ट्रैवल किया। मेरे अंडमान में मैं गया हूँ। रंगत एक आइलैंड है, बहुत रिमोट आइलैंड है पोर्ट ब्लेयर के आइलैंड्स में। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग करी है। वहाँ पे एक एनजीओ से मेरी संपर्क हुआ है। पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने ट्रैवल किया है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ इन स्टेट्स। यस विशाल जी। सर, जैसे कि आपने आपके एक्सीडेंट के बारे में बताया, जो आपके ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके पीछे कुछ मतलब वहाँ के लोगों के खिलाफ, मतलब उनके लिए आप जो काम कर रहे थे उसके वजह से हुआ कि ये अचानक से हुआ, ऐसे मन वेल में इट से? वाज, मैं वहाँ पे एक प्रॉफिट सेंटर हेड था। मुझको मैं बैंक से आ रहा था, काम से ही गया था, बैंक ऑफिस के ही काम से ही गया था। और उन लोगों ने सोचा कि पेरोल मेरी कार में है, लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए मुझे अटैक किया। और अ, मैंने 6 महीने बाद जब मैं लंदन से इंडिया आ गया, उसके बाद 6 महीने बाद मैं वापस गया इंडिया, बिकॉज मेरा सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ था। सामान लाना था, मुझे अपने एम्प्लॉयर से बात करनी थी। मैंने एम्प्लॉयर से मिला और सब कुछ किया। जब कॉम्पनसेशन के बारे में, बस ग्रीवस इंजरी थी, देयर वाज कॉम्पनसेशन, मेरी सैलरी पेंडिंग थी। जब उनकी तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रिस्पॉन्स आया, ऑफ कोर्स उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट का काफ़ी कुछ पैसा दिया, ऐसी बात है कि नहीं दिया लंदन की ट्रीटमेंट में। फाइनली आई वेंट टू अ लॉयर और मैंने वहाँ पे एक केस फाइल करने को बोला था।
और क्योंकि मेरा एक वीज़ा रिस्ट्रिक्शन था, मेरा वीज़ा एक्सपायर होता है, तो आई टू कम बैक टू इंडिया। और मेरे वापस आने के बाद उस लॉयर ने केस भी नहीं फाइल किया, तो फ्रस्ट्रेशन तो था ही। बट वो समय ऐसा था मेरी जिंदगी में जब कोई मेरा काम सही नहीं हो रहा था। पर आज जब मैं सोचता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी कार्मिक, और जो हुआ वो किसी कारण से हुआ होगा। शायद मैंने ही कुछ ऐसी गलतियां की होंगी अपने प्रीवियस लाइफ्स में, इस लाइफ में तो नहीं, बट प्रीवियस लाइफ में। आई बिलीव इन कर्मा, एंड आई certainly थिंक दैट what happened to me was a manifestation of my karma. बट इट्स बिहाइंड मी नाउ, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, और मुझे अब पीछे के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे, कब तक काम करूँ, कब तक मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हाँ, मुझे एक बात की डर लगती है कि जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं फिर आई गॉट सो यूज टू वर्किंग कि मैं सवेरे 8 बजे निकल जाता हूँ, वापस शाम 7 बजे आता हूँ, काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। तो मैं बिजी रहता हूँ। जब मैं बिजी नहीं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी जरूर मुझे डर लगती है। बट उसको भी मैं फेस करूंगा जब वो सिचुएशन आएगा। यस विशाल जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि अ, आप डिजिटल एम्पावरमेंट में भी काम करते, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट वर्क? तो द वर्क इज बेसिकली दैट, क्योंकि मैंने लगभग 15-17 साल से मैं ये राज्यों में जो ग्रास रूट्स मूवमेंट्स हैं, विकलांग मंच है, जैसे महाराष्ट्र में भी एक विकलांग मंच है, महाराष्ट्र विकलांग मंच, अ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, सभी राज्यों में विकलांग मंच बने हुए हैं। विकलांग मंच नहीं है तो डीपीओज बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में थोड़े कम हैं, बट इन जनरल सर्कल इंडिया वगैरह में तो काफी है। तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, इनके साथ काम करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल एम्पावरमेंट में ट्रेनिंग ब्लाइंड पीपल, आइडेंटिफाइड पीपल एट आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है वो ब्लाइंड लोगों की टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है, और इनको ट्रेन करके हम वापस भेजते हैं स्टेट्स में, फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग्स करवाते हैं और नेटवर्क बनाते हैं कि लोगों को, उनको काउंसलिंग करें, उनको अवेयर करें टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है। देखिए, ब्लाइंड लोग का क्या है ना, उनको ब्रेल में ही पढ़ाया जाता है। रोजगार में आरक्षण है 1% ब्लाइंड के लिए, पर जब उसको रोजगार मिलता है तो वो उस ऑफिस में कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बाकी लोग को तो ब्रेल नहीं मालूम। उसको ब्रेल मालूम है, बाकी लोग अपना हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी आज इसको, इनको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मराठी में भी लिख सकते हैं अपने फोन, आप बंगाली में भी लिख सकते हैं, आप तमिल में भी लिख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अगर हम ब्लाइंड लोगों को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हर विकलांगता की जरूरत अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम डेफ लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जैसे आईआईटी मद्रास जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए डिवाइसेस बनाता है, उनके साथ हमने पार्टनर किया है। हम बच्चों को वहां ले जाके लिए ट्रेन करते हैं, फिर वो वापस आके स्टेट में अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने एक लो कॉस्ट, लाइट वेट व्हील चेयर डेवलप किया है। एक लाइट वेट लोअर लिम्ब डेवलप किया है। कदम प्रोजेक्ट जो अब एलएमको में चला गया है, वो एलएमको के थ्रू एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम में मिलेगा। डेफ लोगों के लिए भी हम निश के साथ काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग केरला। और एक हमने इस छत्तीसगढ़ वाले प्रोजेक्ट में एक अलर्ट डिवाइस डेवलप किया है, क्योंकि डेफ लोगों का सबसे बड़ी समस्या होती, साइन लैंग्वेज वगैरह की तो समस्या है ही, पर जैसे अलर्ट सिस्टम्स, उनको कोई घर में आता है, डोरबेल बजाता है, वो सुन नहीं पाते हैं। बच्चा अगर घर में है, डेफ पेरेंट्स हैं, वो लोग काम पे चले जाते हैं, बच्चा घर में है, बच्चा रोता है तो उनको पता नहीं चल पाता। तो ऐसे ऐसे अलर्ट डिवाइसेस डेवलप हो रहे हैं, तो इन सब पे हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऑफ कोर्स इसके अलावा हम स्पेशल स्कूल्स में जाके सीएसआर के माध्यम से डिजिटल लैब सेटअप करवाते हैं। अभी महाराष्ट्र में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जो करीब 5 राज्य
पुणे में, नागपुर में, दो तीन और शहर हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लाइंड स्कूल्स में डिजिटल लैब सेटअप कर रहे हैं और बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। ऐसा ही हम काम उड़ीसा में है हमारा, दिल्ली में है, बहुत सारे राज्यों में। तो वी ट्राई टू मेक अ डिफरेंस फॉर एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड पीपल, वो हमारा फोकस एरिया है। और अभी हमने शुरू किया है वर्किंग विद द डेफ एंड फिजिकली डिसेबल्ड एज वेल। सर यस विशाल जी। सर जैसे कि आपने कहा कि आफ्टर एक्सीडेंट अब 2 साल के बाद सारा काम करना शुरू किया, और आपने कहा कि देर इज नो एनी पावर बिहाइंड इट। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि इतना सारा काम, जैसे कि आपने आपके टॉक में बताया कि यू आर नाउ सेटिस्फाइड, यू आर विथ योर जॉब सेटिस्फेक्शन, योर वर्क। पहले जो नॉर्मल लाइफ में जितना आपने कारपोरेट सेक्टर में काम किया उससे अच्छा अभी आपका काम और उसके बारे में आपका सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। लेकिन ये सारा करते हुए, जैसे कि ना, ये सारा करते करने के लिए एनर्जी तो लगती है। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट एनर्जी कि आप इतना, मतलब अभी आपने जैसे कहा कि आप नाउ 65 ईयर्स ओल्ड, पिछले 25 सालों से आप ये सारा काम कर रहे हैं, और यू मेंटेन ऑल दिस एनर्जी लेवल टिल टुडे। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है, वो हमें जानना है। विशाल जी, ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है, बस ये है कि व्हेन आई वाज नॉट डिसेबल्ड तो मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थे। बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे। अभी एज अ पर्सन भी डिसेबल्ड मेरे इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं। तो मैं चैनलाइज करता हूँ अपने को वर्क रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर घूमने नहीं जाता हूँ, वो भी करता हूँ, बट चैनलाइज करता हूँ। और उस चैनलाइजेशन से सेटिस्फैक्शन आता है दैट यस आई एम एबल टू मेक अ चेंज। ऑफ कोर्स बदलाव बहुत आया है मॉनेटरली। जो मैं कॉर्पोरेट में कमाता था और जो मैं कमाता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, कंपैरिजन ही नहीं है। बट अब वो मेरे पीछे छूट गया। नाउ आई डोंट वर्क फॉर मनी। शायद जब मैं कॉर्पोरेट में था आई यूज्ड टू वर्क फॉर मनी, दैट यूज्ड टू बी प्राइम। अब मनी इज नॉट द फोकस। And I suppose I would sort of attribute it to my satisfaction of being able to do what I wanted. सर Yes, बहुत Vishal ji. बढ़िया। जैसे कि आपने कहा कि आफ्टर एक्सीडेंट आपके फैमिली वालों ने बहुत सारे अलग अलग ऑफर दिए कि आप ये करो वो करो, लेकिन जब आपने ये यू चूज दिस पाथ टू, कि आपको आपके बारे में आपको एक अलग दिशा से लेकर जाना था, तो जब इस दिशा में आप आ गए, इस सेक्टर में आ गए, तो ये सेक्टर में आने के बाद जब आप एक एक मुकाम चढ़ते गए, तो व्हाट इज द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली कि आपने जो किया सही किया। तो इसके बारे में आपको बहुत बदलाव देखने को मिला होगा फ्रॉम योर फैमिली साइड ऑल्सो। तो Yeah, उसके बारे में। विशाल जी, मुझे फैमिली सपोर्ट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे फैमिली सपोर्ट टोटल मिला है, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। और दे ऑल्सो फील हैप्पी when they see कि अच्छा this fellow is able to do so much in spite of his disability. They feel good about it. I feel good about it. लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, मेरी ही या नहीं, मेरे मेरे बच्चे की लाइफ चेंज हुई है, मेरी वाइफ की लाइफ चेंज हुई है। इम्पैक्ट तो एक्सीडेंट का सब पे ही हुआ है, एटलीस्ट मेरी इमीडिएट फैमिली में। बट वी हैव मूव्ड अहेड। एंड सर व्हाट अबाउट योर फ्रेंड एंड रिलेटिव सर्कल्स। Relatives all have been very supportive. Friends, well, that's thank you for asking me that question, because friend circle में a lot of my friends did not connect with me after my accident. कई बार मैं सोचता हूँ क्यों। And we were good friends, we spent time together. They did not connect with me. फिर मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ, फिर उसका जवाब भी मेरे पास आ जाता है कि शायद वो झेपते होंगे मुझसे मिलने में शुरू शुरू में। और अब बहुत समय हो गया है, सो दे पॉजिटिव फीलिंग की चले जब इतने साल नहीं मिल पाए तो अब क्या मिल पाएगा।
बट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव स्टिल बीन विद मी, और बहुत सपोर्ट किया है मेरे क्लोज फ्रेंड, बट ये है कि वेरी फ्यू इन नंबर्स। आज जो मैंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में जो मैंने कोर्स किया था, 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स, वो मेरे फ्रेंड के माध्यम से किया। मुझे जो नैब में कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जो कॉल सेंटर में जो नौकरी मिली थी, वो मेरे फ्रेंड के माध्यम से मिली। सो सपोर्ट भी आया है from very close friends. At the same time, some very close friends chose not to connect with me. ओके सर, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में, लेकिन मैं अभी समय की पाबंदी देखकर हमारे साथ जो भी श्रोतागण ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले मैं राजू वाघमारे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना फीडबैक दे, फिर हम सभी के लिए मंच खुला कर दे। राजू सर। और मैं राजू सर को थैंक्स कहूंगा कि आपके जैसा एक अच्छा महानुभाव से हमें आज परिचय करवा दिया, ताकि हमें इसमें बहुत सारे नई नई बातें सीखने को मिलती है, और वो दूसरों के साथ शेयर करने का मौका भी मिलता है। दिस इज आवर लिसनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सर। राजू सर, प्लीज। Good evening, Rajiv. Good evening, Raj. Nice to hearing Nice you to hear you here. too, and thank you for connecting me to Vishal. राजीव जी के बारे में बोलना चाहिए तो हम लोग 2004 से ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में हमने ज्वाइन किया था। एक ही शायद एक ही साथ ज्वाइन किया था ना। Yes. हाँ, तो तभी से हम लोग पहले कलीग थे, अभी दोस्त है। 20 साल 21 साल हो गए। हम्म। और बहुत सारा काम राजीव ने अभी भी आता। मुझे महाराष्ट्र में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, कुछ काम करवाना था, तो मैं सीधे राजू वाघमारे को फोन करता। और राजीव ये थे नेशनल लेवल के डायरेक्टर थे डिसेबिलिटी के ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में। उन्होंने नेशनल लेवल के डायरेक्टरशिप पे काम किया है, और मैं स्टेट का था, तो ऐसे स्टेट कोऑर्डिनेटर था। तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी दिल्ली में काम किया है। और तो नेशनल लेवल के डायरेक्टर होने के कारण बहुत सारे स्टेट में काम हुआ है, गए भी है, और अभी भी वो काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर राजू। थैंक यू राजू। काम करते रहो, बहुत जरूरत है। थैंक यू राजू वाघमारे सर। अशोक बंसी सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर अशोक जी। आप सभी को प्रणाम। सर आप जो जो भी कार्य कर रहे थे वो बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो एक बात आपसे जानना चाहता था, क्या आप देश विदेशों में भी जाते हैं तो अपने दिव्यांगों के बारे में वहाँ के कानून से अपने यहाँ का कानून स्ट्रांग है क्या? बस यही पूछना चाहता हूँ। कानून मैंने एशिया पैसिफिक की कंट्रीज में मैं गया हूँ, वहाँ के डीपीओ के साथ मैंने काम किया है। यूएन कन्वेंशन जिस जिस कंट्री ने साइन किया है, रेटिफाई किया है, उन्होंने अपने घरेलू कानून में बदलाव लाए हैं। तो कानून तो सभी के स्ट्रांग है, और थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन का समस्या जैसे इंडिया में है, वैसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है। पर जैसे नेपाल में, अब नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिसिप्लिनरी डिस्क्रिमिनेशन खास तौर से मेंशन्ड है, तो दे आर फॉर रहे। हमारे संविधान में डिसिप्लिनरी डिस्क्रिमिनेशन मेंशन नहीं है। तो आई वुड से अच्छे कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सभी कंट्रीज में बराबर नहीं है। थैंक यू सर। और आगे आगे के यू बहुत वेलकम। बहुत बहुत कामों के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हाँ, शुभ बंसी सर वर्धा से है। वो पहले नॉर्मल थे। वो हाँ। फॉरेस्ट में ऑफिसर थे, रिटायर हुए। तो राइट। ऑन ड्यूटी टाइम ही लॉस्ट हिज लेग, नाउ ही इज लेग एम्पूटी। और राइट। फिर भी अभी वो मैराथन वगैरह में जाते हैं, हाँ। और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। ग्रेट, आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड टू अशोक जी। डॉक्टर अनीता मैम, भाग्यश्री मैम, सारिका मैम, आप खुद हो के अनम्यूट करके बात कीजिए। नमस्ते सर, मैं भाग्यश्री मोरे पूना से बात कर रही हूँ। नमस्कार मैडम।
एक्चुअली सच में आपका बहुत ही अच्छा काम है, और काम अच्छा मतलब आपका योगदान ही बहुत बड़ा है दिव्यांगों के बारे में और दिव्यांगों के लिए। और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड बट आपको कुछ भी हेल्प चाहिए महाराष्ट्र में या पूना में, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू यस प्लीज, टू हेल्प यू। मैं आई वुड सर्टनली लव टू बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाली से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा ईमेल आप शेयर करें, तो वी विल रिमेन कनेक्टेड। महाराष्ट्र में मेरा साथी राजू वाघमारे तो है ही, और जैसे मैंने आपको बताया अभी हम 6 टाउन्स में ब्लाइंड लोगों के स्कूल, स्पेशल स्कूल्स में डिजिटल लैब सेटअप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वी आर वेरी कीन कि महाराष्ट्र में भी हम ये जो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ ब्लाइंड पीपल है उसको आगे बढ़ाएं। हाँ, हम लोग भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, और डीडीआरसी के साथ भी मैं काम करती हूँ, जी, और नेशनल लोकल लेवल कमिटी पे भी मैं मेंबर हूँ, तो आई एम वर्किंग फॉर नेशनल वेरी ट्रस्ट नाइस, ऑल्सो। सो एनी एक्सेलेंट, हेल्प यू नीड, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एक्सेलेंट, सुपर, वेरी थैंक नाइस, यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो थैंक यू भाग्यश्री मैम, डॉक्टर अनीता मैम, सारिका मैम। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर मेरा नाम सारिका है, मैं जी, नासिक से बात कर रही हूँ। जी मैम। सुना मैंने आपको सर, आपने जो बताया कि आपको आफ्टर 40 जो आपको इंजरी हुई उससे आपकी आंखों में दिक्कत हुई और आपकी विजन चली गई। तो जैसे हमारी डेली एक लाइफ होती है, रूटीन होता है, आफ्टर इंजरी आपकी लाइफ में जो चेंज आए उस उसके ऊपर आपने कैसे ओवरकम किया जितने भी चैलेंजेस थे? सर का मैम, एक जो चैलेंज, चैलेंज तो नहीं था, बट मैं एक एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत ऑर्गेनाइज, मैं अपनी हर चीजें संभाल के रखता था, फाइल करके रखता था, अ, अपना काम खुद कर लेता था, कपड़े धोने, कपड़े प्रेस करने, जूते पॉलिश करने, और वो मैं आज भी करता हूँ। वो जो मेरी हैबिट थी ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज हैज रियली हेल्प मी। नहीं तो मैं अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता तो बस दिन भर चीजें ही ढूंढता रहता। अब मैं इतना ऑर्गेनाइज हूँ कि जब मैं घर आता हूँ मैं अपने वॉलेट को एक जगह में रखता हूँ, अपने मोबाइल फोन को एक जगह में रखता हूँ, एंड आई नो कि अगर मैं इन जगहों में नहीं रखूंगा तो फिर मेरा समय चला जाएगा इनको ढूंढते हुए। एंड आई स्टिल वॉश माई क्लोज, आई आयरन माई क्लोज, आई पॉलिश माई शूज। तो जो मैं खुद कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो मैं शायद अब नहीं कर पाता हूँ, जैसे आई कैन नॉट गो, अपने लिए मैं चाय गैस में नहीं बना सकता हूँ, तो उसका भी उपाय है मेरे पास, मैं माइक्रो में बना लेता हूँ। तो कई बार लगता है कि मैं अपने लिए एक ऑमलेट बनाता हूँ बढ़िया से, जो मैं पहले करता था, वो नहीं हो पाता। तो किचन में आई थिंक मेरे को चैलेंजेस है। ऑफ कोर्स मोबिलिटी मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं अपने आप अकेले में नहीं निकल सकता हूँ, जैसे राजू जो है बहुत बढ़िया है मोबिलिटी में, पर ये मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद इसलिए क्योंकि मैं 40 साल तक देख सकता था, तो मेरी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, और मैं डिपेंडेंट हूँ मोबिलिटी में। पर मैं ट्रैवलिंग खुद कर लेता हूँ, जैसे अगर मुझे किसी स्टेट में जाना है तो आई कैन ट्रैवल ट्रेन से। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ कोई रहता है, तब जब मैं फ्लाइट लेता हूँ तो मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। होटल में पहुंचता हूँ, होटल के लोग मुझको मेरे रूम के लेआउट के बारे में बता देते हैं। तो मेरे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, मेरे विकलांग भाई बहन हैं जो हर राज्य में हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आज भी अगर मैं केरला जाना चाहूँ, त्रिवेंद्रम जाना चाहूँ, तो मुझे बस एक फोन कॉल लगाना है और कोई ना कोई मेरा विकलांग साथी एयरपोर्ट आ जाएगा मुझे। तो ये मेरा नेटवर्क है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास ऐसा नेटवर्क है, ऐसे दोस्त हैं जो जिन पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ। तो ज्यादातर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बाय एयर आई ट्रैवल अलोन, बट मोबिलिटी मेरा एक चैलेंज है। बहुत बढ़िया सर। आपने जो बताया कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जनरली हम सब जानते हैं जेंट्स लोग ऐसे नहीं होते। मैं बहुत लेकिन ऑर्गेनाइज हूँ, और अच्छा है। उसका उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। बढ़िया है सर, बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, थैंक यू।
धन्यवाद सारिका। डॉक्टर अनीता मैम, प्लीज अनम्यूट। डॉक्टर अनीता मैम, आप हो ना यहाँ पर? हेलो। Anita ma'am was the second person to be there. ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सर, बहुत ही बढ़िया आपका आज आपका जर्नी जो है, मतलब फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू अ विकलांग पर्सन, ये बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल, नॉट ओनली फॉर द डिफरेंट लेवल बट फॉर द नॉर्मल पर्सन ऑल्सो, हाउ टू ओवरकम द डिसेबिलिटी, जो भी है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, नॉट फॉर ए नॉर्मल पीपल ऑल्सो, इट्स ऑल थिंग्स आर गुड टू इन देयर लाइफ जर्नी। लेकिन आपने दोनों भी लाइफ देखे हैं, एज ए नॉर्मल पर्सन और विकलांग पर्सन, और आज अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा पाए कि फ्रॉम कारपोरेट सेक्टर टू अ ground level sector now, in different states, you can go and work for the differently able person। सर, तो ये पूरी जर्नी नॉट फॉर दिस ग्रुप बट इट्स इंस्पायरिंग फॉर ऑल द पीपल हु वॉच दिस ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब ऑल्सो। सर, मैं हमारे पूरे संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी के टीम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने चाहूंगा। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, फिर हम प्रार्थना से आज के इस सत्संग का समापन करेंगे। और सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारा मकसद यही है संवाद सारथी का, कि आपके जैसे लोग अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर है, लेकिन ऑल आर अननोन टू ईच अदर्स। लेकिन आज इस माध्यम से आपके बारे में, आपके जर्नी के बारे में, आपके बारे में हमारा जो अज्ञान था, उसमें आज कुछ थोड़ा सा एडिशन हुआ, हमें ज्ञात हुआ आपका कार्य। और हम, जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज अ लिसनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर अस, और ये दूसरे तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। और ऐसे कहा जाता है कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, जिसे गैदरिंग ऑफ पीपल से, जैसे सम्मेलन कहा जाता है, इसके बाद शुरू होता है संवाद एक्चुअली, कि एक दूसरे के साथ बात बढ़ती है। तीसरा जो इसका स्टेप रहता है कि सहकार्य की भावना भी बढ़ने लगती है, ताकि एक दूसरे के साथ कार्य कैसे शुरू किए जाए। और ये जब आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, तो उसका आगे रहता है कि सह अभ्यास भी बढ़ने लगता है, कि आपका कार्य और अलग अलग ग्रुप का कार्य, ऐसे इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, एक दूसरे का अभ्यास भी होने लगता है। और ये सब जब आगे, बहुत आगे बढ़ता है, इसके लिए बहुत समय लगेगा, आज ही होगा ऐसे नहीं, लेकिन आखिरी में तो सहयोग होता है। और ये सहयोग ऐसे आसानी से नहीं होता है कि आज कुछ हो गया तो ठीक है फाइनल, ऐसे नहीं रहता है। उसके लिए कुछ समय जाने की जरूरत होती है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस एक एक स्टेप आगे जाना है, और सभी का सहकार्य मिलता है, इसलिए हम इस मुकाम तक पहुंचे। ये हम तो एक निमित्त है, लेकिन ये सारे लोगों का एफर्ट्स है कि हम इतना एक कंटिन्यूअस कर सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए, नॉट फॉर द डिफरेंट लेवल पीपल बट नॉर्मल ऑल्सो, कि उनको क्या करना है अपने लाइफ में। और ये सब होने के बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के सत्संग की समापन के तरफ जाएंगे। प्लीज यूर So, मैसेज सर। Vishal, yeah. So my message to everybody would be कि obstacles को आप obstacles मत समझिए. Look at them as opportunities to grow, opportunities to change, and opportunities to impact other people's lives. That's my message, Vishal. यस सर। सर, और एक बात पूछना भूल गया, आपका लड़का अभी क्या करता है? जब आपका इंसिडेंट हुआ था, ही इज अ 10 years old, नाउ व्हाट ही डू? He's
He's a international trade lawyer and he's working with the United Nations in Geneva. ओके, वेरी गुड सर। उसके लिए भी एक काफी चेंज हुआ, उसके लिए भी काफी धक्का उसको लगा, बिकॉज एक तो बहुत छोटा था वो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ऊपर से मुझको तो लंदन ले गए और मेरी वाइफ मेरे साथ लंदन चली गई। और उसको फिर कोई रिश्तेदार आके उसको इंडिया लेके आ गए, तो वो 6 महीने तक कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। बट मैं बोलता हूँ ना कि दैट एडवर्सिटी होन्स अ पर्सन। जो एडवर्स सिचुएशन उसने देखी है आफ्टर माई एक्सीडेंट, उससे उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है। तो एडवर्सिटी ऑलवेज होन्स अ पर्सन एबिलिटीज। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि उसने एक बहुत छोटी उम्र में एडवर्सिटी देखी है, अ, उससे उसका इसलिए उसने ज्यादा तरक्की करी है जिंदगी में। थैंक यू सर। मनोज जी भी ज्वाइन हुए, आपको कुछ बात रखनी है। डॉक्टर अनीता मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बहुत आपका जर्नी, हाँ, बहुत इंस्पायरेबल है सर। आपने जो बोला ना कि गांधी जी इतने कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में थे आप, कि राम राम बोले, तो वही भगवान की कृपा थी कि आप जाके इमिडिएटली आप पर इलाज हुआ। ये बहुत हम्म। हाँ, और हो सकता है इंस्पायरेबल तो है। मैंने राम राम बोला इसलिए शायद मैं जिंदा हूँ आज। हाँ बट इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस वो। हाँ, नहीं सही बात है, इट सही वाज वेरी बात है। स्पॉन्टेनियस वो, मैंने कभी सोचा नहीं, बट अपने आप ही वो हो गया। भगवान की कृपा हाँ है। और उसके बाद आपने जो खुद को बुलंद किया हो तो काबिले तारीफ था सर। बहुत आपका जर्नी इंस्पायरेबल। आपको सर आपके भावी आयुष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनीता। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनीता मैम। मनोज जी, आपको कुछ बात करना है? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने आपका कीमती समय दिया और आपके बारे में हमें आज बहुत सारी नई नई चीजें ज्ञात हुई। मैं हमारे पूरे परिवार के तरफ से संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम आगे भी संवाद में रहे ताकि हम भविष्य में भी साथ में काम कर सके। और जो भी जी आपको जी। चाहिए फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड नॉट ओनली महाराष्ट्र, अभी तो हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ आपकी हमें मदद लगेंगे, हम जरूर आपको बुलाएंगे। धन्यवाद। और वैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सर, हमने एक छोटा सा वर्कशॉप लिया था लास्ट ईयर नैब जलगांव के साथ। हमने एक जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए एक हाउ टू हैंडल द मोबाइल एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। वेरी नाइस। लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट ब्लेम इट, लेकिन लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा देने की बहुत जरूरत है। हमने बहुत कोशिश की, पूरे डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 10-12 लोग ही आ पाए। और उनकी अपेक्षा थी कि हमें कुछ मिले बियॉन्ड दिस स्किल डेवलपमेंट। उनको ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ चीजें मिलेगी खाने की या फिर हमारे लिए। लेकिन वो सीखने के लिए बहुत मुश्किल से वो बढ़ रहे थे। लेकिन आपका इतना अनुभव है, तो आपको भी ऐसे पॉजिटिव निगेटिव आते ही होंगे वर्कशॉप लेते वक्त। तो वो आप हाँ, कैसे नहीं नहीं, हैंडल ये करते हो? देखिए, हम विकलांगता जो है ना वो गरीबी से जुड़ी हुई है। और लोगों के एस्पिरेशंस हैं। अभी मैं बहुत स्टेट्स में देखता हूँ कि स्कूल नहीं भेजते उनके पेरेंट्स, ब्लाइंड बच्चों को घर में ही रखते हैं। और खास तौर से जो ट्राइबल एरियाज हैं, झारखंड में, उड़ीसा में, तो ये चैलेंजेस हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो मीटिंग्स में आते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके कि हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, वो इट इज अ चैलेंज, बट वी हैव टू लिव विद दैट चैलेंज। और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये मैंने नोटिस किया होता है। ऐसी बात जो आपने बोला, सही बोला।
वो एक माइंडसेट है जिस माइंडसेट को बदलना है, और बदल भी रहा है माइंडसेट। ओके सर। और सर जैसे कि और एक बात पूछनी थी कि आपने दोनों भी लाइव देखे हैं। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी अभ्यास कर रहा हूँ, पिछले 3 सालों में इतने सारे आपके जैसे महानुभाव जुड़े हैं। तो ये जो पीपल्स माइंडसेट है, मतलब ये तीन तरफ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि एक विकलांग आदमी अपने तरफ और अपने फैमिली की तरफ और वर्ल्ड के तरफ कैसे देखता है, और दूसरी चीज वर्ल्ड का जो भी व्यूज है अबाउट द विकलांग पर्सन, तो आप कैसे उसके बारे में देखते हो। हाँ, तो आपकी राय जानना चाहूंगा इसमें। तो आई वुड से दैट वर्ल्ड व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज disability is now not viewed like the way it was viewed 10 years 15 years back. अब डिसेबिलिटी का एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कंट्री में। मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से बदलाव आया है हमारे देश में। अभी भी बहुत बदलाव बाकी है, बट certainly it has moved to people's understanding of disability has improved. हाँ, एटीट्यूड्स का प्रॉब्लम है, और एटीट्यूड्स का प्रॉब्लम चेंज होगा जब ज़्यादा एंगेजमेंट होगा पीपल विद डिसेबिलिटीज विद नॉन डिसेबल्ड पीपल। देखिए, कानून का अगर प्रावधान नहीं होता तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर एटीट्यूड किसी का बदलना है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। एटीट्यूड कैन ओनली चेंज बाय ये जो आप ये खास प्रोग्राम आप जो चला रहे हैं, संवाद प्रोग्राम, दीज आर प्रोग्राम्स, मोर सच प्रोग्राम्स विल चेंज एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। तो आई थिंक डायलॉग, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेंज पीपल्स परसेप्शंस, पीपल्स एटीट्यूड्स। और मेरे को एक और मैं समझता हूँ कि हमको जो अपने ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। विकलांग बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करने की बहुत ज़रूरत है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, खास तौर से ग्रामीण एरियाओं में, कि जो माँ बाप को खेत में जाके काम करना पड़ता है। गंभीर रूप से विकलांग बच्चे को कौन देखेगा घर में। बहुत सारी समस्याएं, सर्विसेज नहीं है रूरल एरियाज में। और आप जैसी संस्थाएं बहुत कुछ कर रही हैं रूरल डेवलपमेंट में। यू प्रोवाइड दैट इंटरमीडियरी जो सरकार नहीं प्रोवाइड कर पाती है अभी। तो गैप्स बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू which are in working on rural development, women's empowerment, child rights, farming, etc., sir, can are bringing about a lot of changes. हम अपने स्तर पे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने स्तर पे स्टेज चेंज कोशिश कर रहे हैं लाने की। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो बदलाव लाने की कर रही। आई थिंक एनजीओ प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सर। हाँ, ये सब कैसे ना कि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस जी सत्संग की जी समापन के तरफ जाता है। मैं जी। आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय दिया हमारे लिए और सारे लोगों के लिए जिनके लिए आप काम करते हो। मैं एक छोटी सी प्रार्थना से हम आज समापन करते हैं। शुक्रिया मेरी तरफ से कि आपने मुझे केपेबल समझा इस संवाद के लिए। और सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। आप प्रार्थना कीजिए। या एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तब तक हम सभी से अलविदा कहते हैं। दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप। तो हम आगे फिर से मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।